नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, आईजी रिटायर्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आज एक एपिसोड को आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि 2019 के बाद से दोबारा शुरू हुई है और लिपू लेक के रास्ते से भी जाएगी, जैसा कि आपको पता है नाथुला से भी जाएगी, सिक्किम से। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि जो लिपू लेक के रास्ते से यात्रा जाएगी, उस यात्रा में क्या क्या मेन रास्ते पड़ेंगे हमारे उत्तराखंड के, और कितने आपके पास ऐतिहासिक और धार्मिक कई ऐसी जगह रहेंगी जिसमें हर यात्री की एक जिज्ञासु होती है, उनको आपको जानना चाहिए। पहले 2019 से पहले लिपू लेक से जो यात्रा जाती थी उसका मार्ग जनरली दिल्ली से चल के हल्द्वानी से फिर अल्मोड़ा से जाते थे सीधा धारचूला वाया पिथौरागढ़ और मिर्थी होते हुए, और धारचूला के बाद फिर पैदल रास्ता जाता था पांगला तक, पांगला के बाद गाड़ी तक, और उसके बाद पद यात्रा होती थी बुद्धि, गरब्यांग और गुंजी, काला पानी और नाभिढांग। पर इस वर्ष यात्रा में रूट को परिवर्तित किया है, जो मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। इसमें हमारा पूरा कुमाऊं क्षेत्र कवर हो जाएगा। अब की बार जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार के साथ, ये यात्रा टनकपुर जाएगी दिल्ली से। टनकपुर में रात्रि विश्राम है और टनकपुर से आप सीधा फिर जाएंगे सीधा धारचूला, और धारचूला से गाड़ी के द्वारा आप गुंजी जाएंगे, गुंजी से नाभिढांग काला पानी होते हुए, और जब वापस आप यात्रा करके आएंगे तो धारचूला आएंगे। धारचूला से आप जो है गांगुली हाट होते हुए जो हमारी पाताल भुवनेश्वर होता है वहाँ से जागेश्वर धाम आएंगे, और जागेश्वर धाम से अल्मोड़ा होते हुए हल्द्वानी होकर आप वापस दिल्ली आएंगे। तो इस प्रकार से पूरे कुमाऊं का आपका एक सर्किट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो धार्मिक जगह हैं आप इसमें कवर कर रहे हैं। तो मैंने प्रयास किया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट ना जाए, उसको मैं आपके साथ साझा करूँगा। मित्रों, जो टनकपुर है इसको मैं यदि छोटा हरिद्वार कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। टनकपुर अपने आप में बड़ा एक धार्मिक स्थल है कुमाऊं का। टनकपुर के अंदर जो है माँ पूर्णागिरि का मंदिर है, और ये भी जो हमारी शक्तिपीठ है, तो उन शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है जहाँ कहा जाता है कि माँ सती की नाभि वहाँ पे गिरी थी पूर्णागिरि में। ये टनकपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, थोड़ी सी उसमें हल्की सी चढ़ाई भी है, पर बहुत ही भव्य जगह है। दूसरा टनकपुर का महत्व ये है कि जो कैलाश यात्रा के साथ साथ आपके साथ काली नदी आती है, जिसको मैं काली गंगा कहता हूँ। इनफैक्ट ये क्यों कहता हूँ आने वाली किसी वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो टनकपुर तक इस नदी को हम काली नदी कहते हैं, और टनकपुर के बाद इस नदी को हम शारदा नदी कहते हैं। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि ये शारदा नदी आगे जाके गंडक, बूढ़ी गंडक, और अयोध्या से पहले इसको सरयू नदी कहते हैं। ये वही सरयू नदी है जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, और हम लोग वहाँ पूजा भी करते हैं और सरयू में स्नान करते हैं। और इसी सरयू नदी में जब ये बिहार में एंट्री करती है तो इसके अंदर कर्नाली नदी जो कि मानसरोवर से निकलती है, इसके साथ मिलती है, और जो कि बारिश के दिनों में बड़ा अपना बिहार के अंदर प्रकोप करती है। जो कर्नाली नदी का बाढ़ आता है, कर्नाली और शारदा नदी या सरयू नदी मिलती है, और चोखा घाट में जाके गंगा जी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो एक पानी का एक जो नदियों का तारतम्य है, ये भी अपने आप में बड़ा अनोखा है। मित्रों, जब टनकपुर से आप आगे चलेंगे तो आपको चंपावत, लोहा घाट क्रॉस करना पड़ेगा, इसके बाद पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद आप सीधा जाएंगे धारचूला। चंपावत भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है, और इसमें जो है चांद वंश जो है, जिसका महाभारत काल में जिक्र है, उनके द्वारा स्थापित जो है ये नगर है। और लोहा घाट तो अपने आप में, जब चंपावत से 20 किलोमीटर आगे लोहा घाट है, बड़ा रमणीक जगह है कुमाऊं की। तो लोहा घाट के अंदर जो है मायावती आश्रम है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद आए थे, उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। और माउंट एबॉट है। माउंट एबॉट एक ऐसा पॉइंट है, आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा, कि इस पे एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, उनका नाम डॉक्टर एबॉट था, तो नाम से माउंट एबॉट है। और
जनरली अप्रैल से जनवरी से लेके अप्रैल यानी सर्दियों के टाइम पे माउंट एबर्ट से आप जो है पीर पंजाल कश्मीर से लेके और अन्नपूर्णा यानी कि नेपाल के अंदर जो है तो पूरे हिमालय की रेंजेस दिखाई देती हैं। तो कभी मौका मिले सर्दियों में आकर ज़रूर वहाँ से आप रहिए। कुमाऊं मंडल विकास निगम की हट्स हैं हाइट पे, बड़ा अच्छा लगता है। मैं वहाँ रहा हूँ, रियली बड़ा सौंदर्य है। और साथ के साथ जो लोहाघाट में बाणासुर का किला है, तो इसके पीछे भी कई कहानी है कि बाणासुर जो था उसकी लड़की को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पसंद आ गया, तो उनका किडनैप करके वो लेके आगे थी, किले में रखा था। तो भगवान जब श्री कृष्ण को पता चला तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ, तो इतना रक्त बहा तो रक्त से लाल से लहू से लोहा घाट हो गया। तो इससे उस लोहे से मत कंफ्यूज कीजिएगा कि यहाँ कुछ आयरन और वगैरह मिलता है, ये उस काल की बात है। तो मित्रों, जब आप यहाँ से निकलेंगे पिथौरागढ़ जाएंगे, पिथौरागढ़ अपने आप में गेटवे ऑफ हिमालय, यानी कि मैं कह सकता हूँ कुमाऊँ की एक सुंदर एक ऐसा सिटी है, बाउल सिटी, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। इसका सौंदर्य सर्दियों में तो एक बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अंदर एक एयर स्ट्रिप भी है। तो अभी हवाई सर्विस जो है अपना पंतनगर से या दिल्ली से फ़्लाइट शुरू हो गई हैं, तो कभी आप आ सकते हैं उस पर, नैनी जो अपना वहाँ का एयरपोर्ट है। इसके बाद लोहाघाट से साथ ही एक पंचेश्वर एक जगह पड़ती है जहाँ पे राम गंगा और जो काली गंगा है इसका मिलन होता, बहुत अपना रमणीक मंदिर है वहाँ पे भी भगवान शिव का, तो जिसको जो है चामू मंदिर कहते हैं। बहुत पुराना शिवलिंग है। मेरे ही चैनल पे एक वीडियो है जिसमें एक बाबा जी बैठे हुए हैं, करीब 3 साल पहले मैं गया था वहाँ पर। तो शिव जी का मंदिर शिवलिंग है वहाँ पर, तो वहाँ कोई दिया नहीं जल रहा था। तो मैंने बाबा जी से बोला, बाबा इसमें दिया क्यों नहीं जल रहा है? बोला जल तो रहा है। और सौभाग्य से मैं उस वक्त वीडियो कैप्चर कर रहा था शिवलिंग का, और अचानक वो दिया जलने लगा। तो इसी चैनल पे आप मेरा वो वीडियो देखिएगा, उसमें बाबा जी दाढ़ी वाले बैठेंगे, तो उसमें वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो बड़ा ही सिद्ध मंदिर है, मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ वीडियो करने का। इसके बाद मित्रों आप जाएंगे धारचूला। धारचूला भी अपने आप में एक यानी कि कॉमर्शियल सिटी रही है बहुत पहले से, ब्रिटिश टाइम से, यानी कि उससे भी पहले। तो तिब्बत का पूरा जो व्यापार धारचूला से कंट्रोल होता था। धारचूला एक नेपाल में भी धारचूला और भारत का भी धारचूला है, बस बीच में काली नदी बहती है। आप काली नदी के साथ साथ जाएंगे। तो धारचूला से चल के, धारचूला से आगे चल के आपको एक मांगती नाला आएगा। मांगती नाला से लेफ्ट में जो है आपका दारमा घाटी में चला जाएगा रास्ता। आप जो यात्रा करने जाएंगे व्यास घाटी में जाएंगे। तो वहाँ से चल के आप बुद्धि जाएंगे, बुद्धि की चढ़ाई करेंगे। इसके बाद बुद्धि के बाद आप गर्बियांग गांव के साथ से होते हुए, और गर्बियांग गांव एक ऐसा गांव है जिसको सिंकिंग विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि ये गांव धीरे 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 गर्बियांग गांव जो है बैठ रहा है, यानी नदी की तरफ जा रहा है। तो वहाँ देखिएगा जो चीज़ आपको आज मिली है वो आपको 2 साल बाद वो सड़क वहाँ से खिसकी मिलेगी, या गाँव भी खिसका मिलेगा। इसके बाद गुंजी जाएंगे। गुंजी बहुत समृद्ध गांव है और सीमांत गांव है, यहाँ एक जीवंत गांव कह सकता हूँ मैं। तो आप कभी गांव में वहाँ जब रात्रि विश्राम करते हैं गुंजी में, तो गांव में जाइए ज़रूर। कुमाऊं मंडल विकास निगम घर से होम स्टे है वहाँ पे, लोगों से बातचीत कीजिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ के लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिला। जब मैं वहाँ कमांडेंट था और इवन DIG कुमाऊं था, तो उस वक्त भी मैं काफ़ी लोगों के साथ मिला जुला। तो एक तो ग्रामीण ने जो बांस है उसके अंदर एक नेपाल के राजा का एक राज जो आदेश होता वो दिखाया, कि जिसमें आदेश दिया हुआ था कि फलाने को फलाने नेपाल के फलाने गांव की इतनी ज़मीन उनको दिया जाता है। उस वक्त जो था राजा जो है ज़मीन नेपाल की ज़मीन भी अलॉट कर दिया करता था। इस प्रकार से कई पुरानी चीज़ें हैं। उसी में श्री कुलदीप गुंजियाल जो वैद्य हैं, बड़े अच्छे, उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो गुंजी पोस्ट है उसी के पास हमने एक प्रयास किया था जड़ी बूटियों का एक संग्रह केंद्र बनाने का, ताकि आप पहचान लें कि ये जड़ी बूटी ऐसी होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है शायद वो अभी भी होगा, कभी आपको मिले वहाँ ज़रूर जाके देखिएगा। और इसके बाद काला पानी है, करीब 12-13 किलोमीटर सड़क का रास्ता है। हम तो पैदल जाते थे। तो वहाँ माँ काली का मंदिर है, और वहाँ से जो जल का स्रोत निकलता प्राकृतिक रूप से, उसका ही अपना एक अलग, इतना हल्का पानी है, पीने के बाद आपको पूरा जो लगेगा कि आपने कुछ खाना खाया ही नहीं है। वहाँ पूजा पाठ होती है, जाइए। हनुमान का मंदिर भी है,
और माँ काली का भी मंदिर है। और कहा जाता है कि इस माँ काली का जो कनेक्शन है इस पानी का पशुपतिनाथ जो नेपाल में है उस मंदिर के साथ है। तो सर्दियों में जब पानी वहाँ पे सूख जाता है तो यहाँ का भी पानी का धारा प्रवाह कम हो जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। काला पानी के बाद नाभि ढांग है। तो मित्रों, काला पानी और नाभि ढांग से थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपको ओम पर्वत के दर्शन होंगे। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, केवल आप शांत भाव से बैठ के आप उसको निहार सकते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जाके लिपू लेक जाएं, वहाँ से जो लिपू से ITBP जो है आपको जो चाइनीज़ अथॉरिटी जो आपको रिसीव करेंगे, फर्स्ट बैच को जो जाने वाला है जुलाई में आप लोग जाएंगे। और इस प्रकार से वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन चाइना में होगा। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि आपका एक मेडिकल जो है गुंजी में भी होगा। तो इसलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कैरी योर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड योर पासपोर्ट आल्सो। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने प्रयास किया इन सब को जो है वहाँ की धार्मिक जगहों के विषय में बताने का। दो चीज़ और छूट गई हैं। एक पाताल भुवनेश्वर, जब आप वापस यात्रा करके आएंगे तो पाताल भुवनेश्वर जाएंगे। पाताल भुवनेश्वर में करीब 40-50 फीट आप नीचे रास्ता जाते हैं, जंजीर पकड़ के नीचे जाते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो बहुत बड़ी गुफा है। इस गुफा में लगभग 100-150 लोग रह सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि इतना गहराई में होने के बाद भी ताज़ी हवा का उसमें प्रवाह रहता है। चूँकि आप लोग मानसून के समय में जा रहे हैं तो वहाँ पे कीचड़ थोड़ा सा गीला रहता है, अदरवाइज सर्दियों में वो बड़ी सूखी जगह रहती है, बड़ा मन लगता है। पर आप परेशान नहीं होगा, संभाल के गुफा में नीचे उतरिए, नंगे पैर जाते हैं। थोड़ी बहुत कीचड़ तो लगती है। वहाँ पे शिवलिंग है और आदि गुरु शंकराचार्य ने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ पूजा पाठ कीजिए, वहाँ पुजारी हैं, पूजा करते हैं। और कहा जाता है कि जितने भी हमारे धाम हैं उन सब धाम का रेपेलिका वहाँ पर उस पाताल भुवनेश्वर के अंदर है। तो वहाँ पे जाके जाइए और उस एक आध्यात्मिक आनंद का लीजिए। कहा भी जाता है कि जब रामायण के समय हनुमान जी जब पाताल लोग गए थे तो इसी पाताल भुवनेश्वर से नीचे गए थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लाने के लिए, ऐसा भी कहा जाता है। इसका कई पुराणों में, स्कंद पुराण में भी पाताल भुवनेश्वर का जिक्र है। इसके बाद जो है आप जागेश्वर जाएंगे, जहाँ पे आपका शायद रात्रि विश्राम रहेगा। तो जागेश्वर में भी भगवान शिव की जागृत शिवलिंग है। तो कहा जाता है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको जागृत वहीं से किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो जब बैच जाता है तो मैं बैच के एलओ साहब से अनुरोध करूँगा, जितने भी बैच जाते हैं वहाँ से बात करके ऑथोरिटीज़ कैलाश मानसरोवर यात्रा के जो यात्री हैं उनके लिए विशेष पूजा शाम को करी जाती है। तो आप वो विशेष पूजा ज़रूर कीजिए बैच के साथ। 2019 में एज ए यात्री में गया था तो हमारे बैच को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वापस आप जागेश्वर धाम से वाया अल्मोड़ा होते हुए, हल्द्वानी होते हुए दिल्ली आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका पूरा कुमाऊँ का हो जाता है मित्रों। और यात्रा बहुत अच्छी है। पहले याद कीजिए कि पहले पैदल जाते थे, मैं खुद पैदल गया हूँ मांगती नाला से, तो लगा लीजिए कितना एक कष्ट उठाना पड़ता था। अब सवाल उठता है कि गाड़ी से हम जब जाते हैं और पैदल जब जाते तो उसमें क्या अंतर है। दोस्तों, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरी आपसे केवल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जब कैलाश यात्रा में जाते हैं अपने साथ कोई पोल्यूशन ना फैलाएं, प्लास्टिक वेस्टेज ना करें। क्योंकि जब 2 साल पहले मुझे मौका मिला व्यास घाटी में जाने का, गाड़ियों की आवागमन इतना बढ़ गया तो वहाँ प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यानी हमारी नदियाँ, हमारा वातावरण पहाड़ों से ही दूषित हो रहा है। तो हर चीज़ तो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम एक जिम्मेवार नागरिक बने और ये हमारी चीज़ है, हमारी धरोहर है, हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल के रखना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप, चाहे वो इंडिया हो या आपका मानसरोवर लेक हो तिब्बत में, यहाँ पे हमें इनकी जो है पर्यावरण का ध्यान रखना है, हमारी वजह से कोई गंदगी ना हो। और हाँ, जितनी हम लेके जाते हैं प्लास्टिक की चीज़ें उसको अपने साथ वापस कैरी करें, या जहाँ पे डिस्पोजल के वहाँ पे आपको कूड़ा प्रबंधन है वहाँ पे जाके इकट्ठा करें। तो प्लीज़ जो है प्रकृति का ध्यान रखें। और अगले एपिसोड में मैं आपको कैलाश मानसरोवर का इतिहास बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।